नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो जंग अघोषित रूप से छिड़ी हुई है। हालांकि दुनिया जानती है कि युद्ध के रूप में ये साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अघोषित तरीके से इसे माना जा रहा है और ये युद्ध का वो रूप ले रहा है कि जिसमें बड़े खतरे दिखाई दे रहे हैं। रसिया भी अब शांति की अपील कर रहा है, लेकिन ईरान के हमले के बाद मंगलवार को जो रॉकेट दागे गए, उसका मिसाइलें दागी गई, उसके बाद अमेरिका ने भी इजराइल के साथ खड़े होते कहा है कि इजराइल अकेला नहीं है इस लड़ाई में। अब इसमें जो बीच में कई तरह के फैक्टर काम कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज भी उन पे क्या असर पड़ रहा है, वहां की पॉलिसी, और सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है कि दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है। क्या व्यापार उद्योग पर असर पड़ रहा है, सैन्य क्षमताओं पर असर पड़ रहा है। विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं, जो बताएंगे कि दुनिया की बरादरी पर यानी कि विश्व समुदाय पे क्या असर पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी में किसी को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि शांति बहाली की अपील तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, असर क्या हो रहा है। हमारे साथ भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी और रक्षा मामलों के जानकार एसपीएस लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हैं। हमारे साथ कॉमर्स और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या इसका असर पड़ेगा, डॉक्टर सतीश शर्मा साहब हमारे साथ आमंत्रित हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर साहब आपके पास में आना चाहूंगा, करोड़ी सिंह जी। अभी क्या एक ऐसे उसमें जा सकते हैं कि देखिए, एक तरफ तो इलेक्शन है, ज्यादा लंबा वक्त बचा नहीं है, लगभग 1 महीने का वक्त है अमेरिका में चुनाव का, लेकिन यह माना जाता है कि अमेरिका में चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां के पॉलिसी मेकर्स हैं, दुनिया के किस मुल्क के साथ में उनके कौन से दोस्ताना संबंध और किससे लोहा लेना है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, प्रेसिडेंट बनने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत असर आ सकता है, लेकिन वो उनका जारी रहता है। तो क्या वास्तव में इस इलेक्शन का वहां पे कोई असर नहीं है? और जिस तरह के ईरान के हमले के बाद में बयान आ रहे हैं कि इजराइल अकेला नहीं है, तो इसे कैसा देखा जाए? यानी कि घी डाला जा रहा है आग में, और ये अभी कहीं पे भी कोई लगाम लगेगी या फिर कहें कि कोई भी बैकफुट पे जाएगा, इसकी अब संभावना दिखाई दे रही है आप? देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका की नीति है वो केवल प्रेसिडेंट या इलेक्शन से प्रभावित होती है, लेकिन बहुत कम होती है। बेसिकली अमेरिका का डीप स्टेट है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, पेंटागन है, वो अमेरिका की नीति निर्धारित करते हैं। और इसीलिए महत्वपूर्ण निर्णय में वहाँ बाईपार्टीजन कंसेंसस होती है अमेरिका में। और इजराइल को लेके भी लगभग अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट में कंसेंसस है कि इजराइल को समर्थन करना है। लेकिन इजराइल जिस तरह का जेनोसाइड कर रहा है उसमें अमेरिकन जनमानस बहुत ही उद्वेलित है, वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का विरोध भी कर रहा है। तो ये तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का निशानी है कि जनमानस अलग से आंदोलन कर रहा है अमेरिका की नीतियों के अगेंस्ट में अपने ही देश में। तो ये तो अमेरिका की वहां की अपनी स्थिति हुई। जहां तक इजराइल के समर्थन में बाइडेन का या प्रेसिडेंट सरकार का समर्थन का सवाल है, वो निरंतर रूप से इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन उसमें दोहरापन भी बड़ा लग रहा है मेरे को। एक तरफ तो बहुत ही नाइस वर्ड्स की बात करते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, या युद्ध विराम होना चाहिए, इजराइल को जेनोसाइड नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ वो उसी समय ये भी कह देते हैं कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट है, इजराइल का अपना कुछ भी कर सकता है। और इसी संदर्भ में अभी जब इजराइल ने जब हिजबुल्लाह पे, लेबनान की राजधानी पे, बेरूत पे जो अटैक किया, उसमें अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बहुत ही मेजर्ड वे से कहा कि ये तो मेजर्ड जस्टिस है, इजराइल ने न्याय किया है, क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत से लोगों को मार रहा था। तो इस पूरी स्थिति को देखें तो एक तो हम ये कि ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन किस तरह से इमर्ज हो रही है, ईरान और इजराइल अब आमने सामने की स्थिति में आते लग रहे हैं। दूसरा यह है कि इसमें जो वाइडर मेना रीजन है, मेना रीजन में हम अरब कंट्रीज और नॉर्थ अफ्रीका के देशों को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इजिप्ट मेना रीजन में आता है। तो इन पे इनका क्या रोल है, इस फ्रेमवर्क में किस रूप में देखें?
तीसरा, जी हम यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में किस रूप में देखें। यूनाइटेड नेशंस की जो 3 मेन एजेंसी हैं, कोर्ट, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली, तीनों का ही वायोलेशन कर रहा है। तीनों के ही रिजोल्यूशंस का इजराइल खुले रूप में वायोलेशन कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून का इजराइल वायोलेशन कर रहा है। तो यूएन को बिल्कुल नहीं मान रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने सिंबॉलिक रूप से ये कह दिया कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को हम इजराइल में नहीं घुसने देंगे। तो कोई गेट क्रैश करके सेक्रेटरी जनरल नहीं जाता है, किसी सरकार के इन्विटेशन पे जाता है। तो इजराइल ये भी कह सकता था कि हम उनको इन्वाइट नहीं करेंगे, इन्विटेशन के तो जाते नहीं, लेकिन वो सिंबॉलिक रूप में ये कहा कि हम यूएन की बात नहीं मानने वाले हैं। तो ये तो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क हुआ। जहां तक अरब कंट्रीज का और मेना रीजन का सवाल है, वहां पे एक दोहरी स्थिति बन रही है। ज्यादातर हुक्मरान हैं वो अमेरिका के साथ हैं, अरब कंट्रीज के और मेना रीजन के, लेकिन आवाम है वो पैलेस्टाइन और ईरान के, जो ईरान ने अभी जो 180 मिसाइल दागी हैं उसके समर्थन में जॉर्डन जैसे देश में भी बहुत ही सेलिब्रेशन का मूड था जन सामान्य में। तो जन सामान्य एक तरफ है, हुक्मरान दूसरी तरफ हैं, और ग्राउंड जीरो की सिचुएशन अगर देखी जाए तो इजराइल लंबे समय से ये प्रयास कर रहा था जी इजराइल लंबे समय से ये प्रयास कर रहा था कि किसी न किसी रूप में ईरान को युद्ध में घसीटा जाए, एस्कालेट किया जाए। ईरान इसको अवॉइड कर रहा था। ईरान इसलिए अवॉइड कर रहा था कि अगर वार होता है तो पूरा रीजन चपेट में आ जाएगा और ईरान को ज्यादा नुकसान होगा। तो जब ईरान में दमिश्क में ईरानियन एम्बेसी पे अटैक किया, डैमेज किया वहां भी, हेलो जी जी कंटिन्यू। हाँ, ईरान की एम्बेसी पे अप्रैल में अटैक किया तो भी इजराइल ने यही कहा बदला लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। फिर ईरान में हानिया का असैसिनेशन हुआ तो ईरान ने कहा बदला लेंगे, लेकिन नहीं लिया। लेकिन अल्टीमेटली अब लग रहा है कि इजराइल सक्सेसफुल हो गया है ईरान को वार में घसीटने के लिए। इजराइल इसलिए चाहता था कि अगर ईरान आ जाएगा तो अमेरिका, नेटो और ब्रिटेन मजबूरी हो जाएगा कि वो युद्ध में आए। तो इससे एक चीज मुझे स्पष्ट लग रही है कि ईरानी इंटेलिजेंस के घोंसले ईरान के अंदर भी हैं, हिजबुल्लाह में भी हैं, लेबनान में भी हैं। तो ईरान की इजराइल की इंटेलिजेंस है वो बहुत शक्तिशाली लग रही है। ईरान की इजराइल की मिलिट्री या सैन्य शक्ति नहीं, इंटेलिजेंस मुझे लग रहा है बहुत पावरफुल है, और उसने हर जगह हर अरब कंट्री में घोंसले बना रखे हैं। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे जिस तरह के अटैक्स हो, चाहे पेजर अटैक हो, चाहे फिर उनके गैजेट्स में जिस तरह से अटैक हो, वॉकी टॉकी अटैक किया हो, कब की क्या प्लानिंग चल रही होगी और कहां कैसे हो सकता है। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है ये युद्ध एक भीषण रूप में तब्दील हो चुका है, लेकिन यह माना जाता है कि इजराइल अपने दुश्मन को किसी भी जगह पे हो वो छोड़ता नहीं है, और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह उनके टारगेट पे थे। कई कमांडर्स को ढेर करने के बाद में जब लग रहा था कि बिल्कुल लेबनान में ऐसी जगह पे हैं जहां कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने वहीं पे जाके अटैक किया। उसके बाद में ईरान ने का दूसरा अटैक है अप्रैल में, क्योंकि हमास ने जब अक्टूबर में लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट ये भी साल भर होने वाला, 7 अक्टूबर की घटना थी शायद, जब गाजा से हमास ने पहली बार वहां से रॉकेट डाले, और उनको जब दुनिया में एक बार ये मैसेज चला गया कि इजराइल को छेड़ा है हमास ने, तो ये इसके परिणाम बहुत लंबे तक जाएंगे। उसके बाद अप्रैल में जब ईरान ने एक बार फिर से वहां पे मिसाइल्स का उपयोग किया, तब भी मामला कुछ उस स्तर तक नहीं गया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, जो अमेरिका चाह भी रहा था कि कुछ ईरान से दो हाथ किए जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह के बयान, और इजराइल ने यूएन को एक तरह से कहूं दबी जुबान में थ्रेट किया है कि आपको बीच में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो भी मुझे लगता है कि बैकबोन जो उनकी है वो अमेरिका मानी जा सकती है, ऐसे विशेषज्ञों का कहना है। चलिए यहाँ सर सतीश जी हैं, उनके पास में जाना चाहेंगे। सर, ये दुनिया में अर्थ जगत पर इसका असर पड़ सकता है, और जैसे भारत की बात करें, शेयर मार्केट पे जब हम चर्चा कर रहे उससे कुछ घंटे पहले जब बंद हुआ, तो उस पर असर इसका घटना का माने ईरान और इजराइल का, या फिर वैसे वैश्विक दृष्टिकोण से कुछ असर आ रहा है?
सर पहले मैं इंडिया के रेफरेंस में आपको इस चीज को समझा दूं कि 7 लाख करोड़ रुपए का आज का लॉस है स्टॉक मार्केट की वजह से। जी मार्केट 2% से ऊपर आज डाउन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है जिसका हार्डकोर पैसा लगा हुआ है वो बिल्कुल जी अनभिज्ञ है कि उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर आप इस चीज को समझ लीजिए कि आप लोहे को बेच रहे हैं सोने के भाव में। और सारा जो गेम है ये वॉर गेम है। ये इसीलिए है कि 100 रुपए किलो का सोना आप 78,000 रुपए के लोहा जो है आप सोने के भाव बेच रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूँ ये सारा खेल इसलिए हो रहा है। आपने करीब 2-2.5 महीने पहले देखा होगा कि जो पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है। एंड सऊदी अरेबिया इज गोइंग क्लोजर टू द चाइना। अब ये क्लोज क्यों जा रहा है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोर्ट कर रहा है जहां वो 2016 तक पेट्रोकेमिकल्स को इंपोर्ट कर रहा था। अब नॉर्ड स्ट्रीम जो प्रोजेक्ट है जहां से रशिया गैस सप्लाई कर रहा है जर्मनी को, उसको सस्पेंड कर दिया है जर्मनी ने। क्योंकि अब जर्मनी की जो एनर्जी नीड्स हैं, अभी आप देख रहे हैं कि वहां सर्दी बहुत ज्यादा पड़ेगी, अब वहां पे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। अब तक उस गैस सप्लाई को, उस एनर्जी नीड्स को रशिया फुलफिल कर रहा था। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसे अश्योर कर दिया है कि आपकी जितनी भी एनर्जी नीड्स हैं वो हम फुलफिल करेंगे। और आप देखिए नोड जो प्रोजेक्ट था इनका गैस पाइपलाइन का, नेचुरल गैस पाइपलाइन का, वो बिल्कुल सस्पेंड हो गया है। इंडिया के रेफरेंस में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है वो पूरी दुनिया का 70 to 80% जो पेट्रोकेमिकल को सप्लाई कर रहा है। रेड सी के अंदर हालत वैसे ही बहुत खराब है। आप लोग देख रहे हैं कि वहां पर जो हुतीज हैं, और वो सबको पता है कि वो उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के लिए रेड सी में सिचुएशन ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल है। और अभी हम जब बातें कर रहे थे 2-5 दिन पहले कि क्रूड नीचे आ गया है, तो अब चांसेस हैं कि हरियाणा में चुनाव है। और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज थी कहीं ना कहीं सरकार जो है, चाहे उसे आप चुनावी रेवड़ी समझ लीजिए, कि पेट्रोल प्राइसेस थोड़ा सा इंडिया में रिड्यूस होंगे। लेकिन वो जो पॉसिबिलिटीज एक आम आदमी के लिए बन सकती थी, मुझे लग रहा है उसकी संभावना अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। इंडिया के रेफरेंस में मैं आपको एक बात समझा दूं कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सामान हम इजराइल को बेच रहे हैं वो 8.2 यूएस बिलियन डॉलर्स हैं। और हमारा जो इंपोर्ट है इजराइल के साथ में ओनली 2.3 यूएस बिलियन डॉलर्स है। ये जो गैप है 6.2 या 6.5 बिलियन यूएसडी डॉलर्स का, ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज था। हमारे फॉरेन रिजर्व्स को सपोर्ट कर रहा था। अब अच्छा, हम उनको एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? हम उनको डीजल पे सप्लाई कर रहे थे जो हम कंसेशनल रेट पे रशिया से परचेज कर रहे थे रिसेंटली। सेकंड, हम उनको डायमंड जो सप्लाई कर रहे थे। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वॉर के टाइम पे एक कंट्री डायमंड्स के बारे में नहीं सोच सकती, या बिकॉज आपका मैन्युफैक्चरिंग डाउन जाएगा तो अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये चीजें आपसे परचेज करेंगे। तो इंडिया के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो हमारी एक्सचेंज रेट को डैमेज करेगा। ऑलरेडी हम पेट्रो क्राइसिस में फंसे हुए हैं और मुझे लग रहा है सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज्यादा वर्स होने वाली है। मैं इसमें एक चीज सर ऐड कर दूं, इंडिया का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो सीपैक के साथ हुआ, जो आप देख रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आज वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से रिस्क में है। चाइना की बहुत बड़ी स्टेक है वहां पे। इंडिया का वही प्रोजेक्ट तुर्कमेनिस्तान के साथ में, जिसको आप अभी गूगल पे भी चेक करेंगे तो टापी के नाम से एक प्रोजेक्ट आता है, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके बाद बदलका में इंडिया में आने वाला था। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी होल्ड पे चला गया है। और ये जो सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में आप ये समझ लीजिए कि वहां पर ओमान और ईरान ये दोनों कॉर्नर पर हैं। कोई भी अगर कोई भी इशू होता है, आज दोनों हमारे क्लोज हैं, हम इजराइल से भी क्लोज हैं, ईरान के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और अगर कहीं पर भी एक क्राइसिस हुआ इंडिया के लिए, आप समझ लीजिए सारी चीजें बहुत ज्यादा अनफेवरेबल जाने वाली। तो ये इन सब चीजों को समझना हम पड़ेगा। इससे चलिए डॉक्टर साहब, हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ईरान पे जो डिपेंड है, या फिर हम ये मान भी सकते हैं कि हमारे दोनों ही मुल्कों से कोशिश यही की जा रही है कि इस लड़ाई को बंद करवाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपील भी कर रहे हैं, बात भी हुई है पिछले दिनों। तो ये तय माना जाना चाहिए कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो भारत भी इस खतरे से बच नहीं सकता, जो आर्थिक रूप से हमारे पर असर पड़ सकता है। और इसके सिंबॉलिक इम्पैक्ट्स, या कहूँ कि इसका इफेक्ट आने लग गया है हमारी अर्थव्यवस्था पे।
चलिए चुनाव समझिए या मजबूती समझिए कुछ दिन तक आप लेंगे, लेकिन उसके बाद जब असर पड़ना शुरू होगा तो कितने दिन हम बचा सकते हैं। चलिए हमारे साथ कटेवा साहब हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। सर, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और लड़ाई जिस मोड़ पे जा रही है, इसे ये भी घोषित रूप से तो युद्ध नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो तुरंत आनन फानन में कहीं रुकने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, इजराइल के यूएन के लिए बयान आ रहे हैं, उधर से ईरान और हिजबुल्ला के बयान जिस तरह के आ रहे हैं, उससे आपको लगता है कि ये अभी तुरंत निपटने वाला नहीं मामला और एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? योगेंद्र जी, जैसे कि अभी किरोड़ी साहब ने बताया था कि इजराइल को अपने इंटेलिजेंस सेटअप पे बड़ा फक्र था, घमंड था, परंतु पिछले साल 7 अक्टूबर को जिस तरह हमास ने क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन किया, टनल्स के थ्रू जाकर के उनके कितने सारे इलाकों को बर्बाद किया और 200 से ज्यादा उन्होंने उन इजरायली प्रिजनर बना करके किडनैप करके लेके आ गए। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें इजराइल के मिलिट्री को, इजराइल के डिफेंस सिस्टम और खास करके इंटेलिजेंस को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। और उसके उसी दिन के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी कम हो गई और इसीलिए उन्होंने जब हमास को बर्बाद करने के लिए, जब पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप को पूरा ये करने का जो उन्होंने सोचा, वो सिर्फ ये था कि वो अपनी जो खोई हुई इमेज थी उसको वापस गेन करना चाहते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने काफी सारी बर्बादी भी की है, उसमें काफी सारे कोलेटरल डैमेज भी हुए हैं, बहुत सारे सिविलियन, बच्चे, हॉस्पिटल्स के स्टाफ, काफी सारे लोग भी मारे गए हैं। ये तो हर लड़ाई में होता है, ये कोलेटरल डैमेजेस आप लड़ाई से अलग नहीं कर सकते। और ये ऐसा करने से अमेरिका उनको सपोर्ट करता रहा और पूरी दुनिया में किसी ने ज्यादा उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला और ये जेनोसाइड के रूप एक तरह का ले लिया। धीरे धीरे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो मुस्लिम आवाम है वर्ल्ड ओवर, वो धीरे धीरे हमास की तरफ और हो गया और धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ आवाम हो गया। वहां के रूलर्स, कई कंट्रीज के रूलर्स हैं, वो तो नहीं उनके खिलाफ है। और इसके साथ साथ जो अरब कंट्रीज हैं वो भी दो हिस्सों में बट गई हैं। सऊदी अरेबिया, इराक तो आपस में अलग अलग हो गए। सऊदी अरेबिया खिलाफ है और उसके साथ साथ में यूएई खिलाफ है और जो इनके साथ है, ईरान के साथ जो दे रहे हैं, सीरिया, इराक और कुवैत, ये कंट्रीज इनके साथ है। और अमेरिका पूरा का पूरा समर्थन जैसा कि हमेशा से देता रहा है और वो हमेशा से ही इजराइल को सपोर्ट करता रहा है और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं करता। यही काम कोई और करता तो वो जेनोसाइड और इन सब चीजों की बातें करते हैं। हालांकि इसके बाद जब हमास से जब वो लड़ाई कर रहे थे और हमास के ऊपर जब बार बार एयर स्ट्राइक करके और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जो जितने भी उनके अड्डे थे उनको जब बर्बाद कर रहे थे, तो हिजबुल्ला अपने नदन लेबनान से हमेशा इजराइल के ऊपर हमला करता रहा, इजराइल के ऊपर हमेशा स्ट्राइक करता रहा, या मिसाइल फायर करता रहा। और इसके कारण तकरीबन 60,000 से ज्यादा जो इजरायली रहते थे उस जगह में, उनको वहां से उठा करके अभी रिफ्यूजी बना करके बाकी जगह ले जा रखा है। ये बातें ज्यादा नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम हमास पे ज्यादा अटैक कर रहे थे। पर इजराइल का जो एक झटका जरूर उनके इंटेलिजेंस को लगा, परंतु जो उन्होंने हिजबुल्ला के खिलाफ सबसे पहले अटैक करने से पहले जो उन्होंने पेजर, कितने सारे पेजर्स को एक्टिवेट किया और एक मिनी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया, ये एक दुनिया का ये पहला एक ऐसा किस्सा है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की डेफिनेशन बदल कर दी है। और बोलते हैं ये उन्होंने कम से कम 6-7 साल पहले हंगरी में जो एक पेजर बनाने वाली कंपनी है उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा किया, जिसमें काफी दुनिया को तो जो वहां काम कर रहे थे उनको भी नहीं पता है कि इजरायली इंटेलिजेंस के लोग हैं जो इस कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं और चला रहे हैं। और पेजर एक ऐसी चीज है जो आउट ऑफ फैशन, मतलब अभी तो ये म्यूजियम में जाने वाली जगह थी, कोई पेजर इस्तेमाल नहीं करता है। पर हिजबुल्ला ने
इसलिए पेजर खूब सारे ऑर्डर करके इस्तेमाल करते थे क्योंकि इजराइल के पास पेगासस है जो किसी भी मोबाइल को, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और इसलिए उन्होंने खूब सारे पेजर ऑर्डर किए। और ये पेजर जब उन्होंने वहां से लिए हैं, जो ये कंपनी जो है ये है हंगरी में बेस्ड है। और उसके बाद जब सारे के सारे पेजर्स को उन्होंने एक साथ ये उन्होंने प्लान किया था कि जब भी फुल फ्लेज्ड वॉर होगा तब इसको हम एक्टिवेट करेंगे, परंतु ये अभी इन्होंने एक फैसला लिया और ये हिजबुल्लाह को उन्होंने डैमेज करने के लिए इसको उन्होंने एक्टिवेट किया और कितने सारे लोग उसमें मारे गए और खूब सारी घायल भी हो गए। इसके ठीक 2 दिन बाद एक दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो वॉकी टॉकी, वो भी एक नॉन मतलब उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, एक ऐसा सिस्टम है, कोई ज्यादा एडवांस्ड कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, उसको भी वो भी एक जापानीज कंपनी थी जिन्होंने इस कंपनी को बनाना बंद कर दिया था। उन्होंने बाद में बताया कि हमने बनाना इसको बंद कर दिया, फिर भी उसके नाम से उन्होंने फेक एक कंपनी चला करके ये हिजबुल्लाह के कमांड, उनके पास कमांडर्स उनके रैंक्स के पास थी, उसको एक्टिवेट किया। और तीसरा जो हमला किया वो तो हिजबुल्लाह के जो हेडक्वार्टर्स थे वो बेसमेंट पे इतने सारे जबरदस्त कंक्रीट और स्टील के प्रोटेक्शन के बावजूद जो लेटेस्ट बॉम्ब है जो कंक्रीट को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कि कागज को पार कर रहे हैं, ऐसे वाले बॉम्ब उन्होंने फायर किए और बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट फायरिंग करके उन्होंने उसके हेडक्वार्टर को बर्बाद किया और नसरुल्लाह को उन्होंने खात्मा किया। इसी तरह से उनके 1 और 2 मिलिट्री कमांडर्स को भी उन्होंने खात्मा किया। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक बहुत ही बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी को करके ऐसा एक चीज आई है जो आने वाले समय में शायद ऐसा एक तूफान ला सकती है, सिर्फ मिलिट्री और डिफेंस हार्डवेयर में नहीं, ये हम सब लोगों का जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसको भी हम लोगों को, मतलब जो कम्युनिकेशन बना रहे हैं, जो हमारे मोबाइल फोन वगैरह बन रहे हैं, तो इसको कॉम्प्रोमाइज होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इस चीज से मालूम चलता है। दूसरा, जैसा कि आपने बताया था डॉक्टर किरोड़ जी ने कि ईरान को वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इनको भी कैसे ना कैसे करके इसको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि बाकी जो लड़ाई चल रही है, हमास हो चाहे हुतीज हो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, ये तो एक तरह के आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये कोई गवर्नमेंट की रेगुलर आर्मी नहीं है। तो इनको बर्बाद करना, इनको मार खदेड़ना और साथ में कोलेटरल डैमेज से इतने सारे और सिविलियंस को करके अपना नाम धीरे धीरे खराब कर रही थी इजराइल, उसको देखते हुए जब ईरान और अमेरिका की दुश्मनी काफी दिनों से तब से है जब शाह ऑफ ईरान 1979 में जब यहाँ पे मुस्लिम रिवॉल्यूशन के नाम से आया, और उससे पहले शाह वहां रूल करते थे और अमेरिका के बहुत नजदीक थे। उस टाइम अयतुल्लाह खोमेनी आए और वहां पे जबरदस्त अपसर्ज हुआ और शाह अमेरिका इलाज करने के लिए गए थे। उस समय जब ईरान की पब्लिक ने, ये कभी नहीं होता है कि किसी भी दुश्मन की भी अगर एम्बेसी है कि उसको कोई कब्जा करने की कोशिश करे, पर ईरानियों ने अमेरिकन एम्बेसी को कब्जा किया और उनके जो वहां पे कितने सारे स्टाफ थे उनको बंधक बना लिया और उन्हें बताया गया कि जब तक आप शाह को वापस नहीं भेजेंगे तब तक इनको हम नहीं छोड़ेंगे। वो तो बात टल गई क्योंकि शाह की वहां डेथ हो गई और उसके बाद उन्होंने इनको रिलीज कर दिया। तब से ही ईरान और अमेरिका के रिलेशंस बिल्कुल खराब हैं। और जैसा कि अमेरिका के अंदर कौन पार्टी पावर में है ये जरूरी नहीं है, अमेरिकन इंटरेस्ट है वो परमानेंट है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी। यही बड़ी वजह है कि इलेक्शन की बिना परवाह इस तरह से अभी देखा जाएगा, क्योंकि एक चीज स्टेटमेंट वहां से आया है, दूसरा जो दोनों स्पीकर्स ने बताया कि इजराइल को अपना डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। सिर्फ एक चीज क्वेश्चन आया है वहां से कि जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसे टारगेट नहीं किया जाए, क्योंकि उनको अगर टारगेट कर दिया तो फिर ये बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएगा और इसका फिर एंड बहुत ज्यादा नुकसान होगा दुनिया को। और लड़ाई में योगेंद्र जी दोनों देशों को एक लड़ाई और ये कैसी चीज है जिसके अंदर कोई विनर हो चाहे लूजर हो, दोनों को नुकसान होता है। और जैसा कि डॉक्टर सतीश जी ने बताया
कि जितना नुकसान भारत को अपने ट्रेड के लिए होगा, इस लड़ाई अगर प्रोलॉन्ग होती है तो आज ही मार्केट कितना गिर गया, इस स्पीड से गिरा जैसे कोविड के टाइम गिरा था एक दिन में। और ये अगर लड़ाई रिटेलिएशन हुआ तो इस बाजार की हालत और भी खराब होगी। ईरान हमारा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ऑयल हम वहां से लेते हैं और डीजल वहां हम बना के एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे हमारे ट्रेड को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये लड़ाई ज्यादा तब्दील नहीं हो। कोई दुनिया तो बोल रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप ले सकती है अगर ये ज्यादा दिन तक चली और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज या ऑयल फील्ड्स पे अगर इजराइल ने हमला किया तो ये मुश्किल होगा। पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल कभी भी बदला लेने से चूकता नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा सर, दूसरी दुनिया को क्या नुकसान होगा उसकी इजराइल को परवाह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इजराइल जरूर रिटेलिएट करेगा। किस स्पीड और किस क्वांटम में रिटेलिएट करेगा ये भी आने वाले दिन में पता चलेगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। उसका पहले ये माना जा रहा था कि 8 से 10 दिन में लड़ाई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन लंबे समय तक रसिया से लड़ाई नहीं लड़ सकता। अभी भी यही माना जा रहा था कि जब गाजा अटैक हुआ तो ये कहा जा रहा था कि बहुत लंबा नहीं है और ईरान कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी अप्रैल के अंदर इसी वर्ष इजराइल और ईरान के बीच में भी स्थितियां बनी, और उसके बाद जब धीरे धीरे लेबनान और दूसरे कंट्रीज जो इसमें चलते चले, हिजबुल्लाह इसमें टारगेट हुआ, तो वहीं से ये युद्ध और एक वाइड रूप में चला गया। और अभी मैं जो बाइडेन को देख रहा था, जैसे अभी कटेवा साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा है कि इनके एटमी जो सिस्टम और जो ठिकाने हैं उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके बड़े ही और व्यापक परिणाम भुगतने पड़ेंगे दुनिया को। लेकिन ईरान पर पाबंदियां और लगेंगी। खैर, लेकिन अभी मुझे फिलहाल ये दिखाई देता है कि अगर लड़ाई उसी दिन से माने कि 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा से हमास ने अटैक किया था और वहीं से सिलसिला चल रहा है और लगातार एक तरह से ये कहूँ एक छद्म युद्ध की तरह अटैकबाजी चल रही थी। अब ये इतनी जल्दी शांत होने का नाम नहीं लेगी। ये माना जाता है कि इस मामले में इजराइल बड़े ही तरीके से वो अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है और बदला लेने में अभी कहा जाता है ऐसे कि दुनिया के मुल्कों में से शीर्ष पर मानते हैं इजराइल को, जो अपने किसी दुश्मन से जब तक वो बदला नहीं ले लेता है, जब तक वो ठंडा नहीं पड़ता है। खैर, लेकिन अब ये कब तक चलता रहेगा और कितना लंबा चलेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर ये बढ़ता है तो निश्चित रूप से केवल युद्ध से प्रभावित क्षेत्र नहीं, दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, वो चाहे आर्थिक अंदाज में, चाहे सैन्य अंदाज में, या फिर एक तरह से कहूँ एक तनाव की स्थिति में, वो सबको भुगतना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।